कुछ जो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे कल का, तो आपको मैंने केमिस्ट्री के रिवीजन करवाए हैं। केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको दिए हैं उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेंगे आप, क्योंकि बार बार एक टॉपिक को तो समझाना मुश्किल काम है ना। तो आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड और एक बच्चों की समस्या है, मेरे पास प्रॉब्लम आई है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो करंट यानी फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार हम देख लेंगे। लेकिन पहले काम करते हैं किस पे, बायोलॉजी के टॉपिक्स पे। और मैं फटाफट आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे चैप्टर नंबर, तो आपको मालूम होगा 8 है। और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तो आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा है ना बेटा, पीडीएफ नजर आ रहा है सर। तो सबसे पहली बात देखो, प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, प्लांट के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी। लेकिन आप जो टॉपिक्स करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं ये चैप्टर कितने का है, ये चैप्टर कितने मार्क्स का बताया था मैंने आपको, चेक कर रहा हूं। देखिए ये चैप्टर आपका है टोटल 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर से, और एक ही क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में। तो अब देखो 5 मार्क्स के हिसाब से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और उस हिसाब से जब आप इसको करेंगे तो एक तो आपको जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जितने टाइप्स होते हैं, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन हो, फ्यूजन हो, इन सबको, इनका डेफिनेशन के साथ इनका एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने जो आपको 5 मार्क्स का बताया ये सिर्फ लॉन्ग आंसर से बता रहा हूं। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एमीबा का आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, किस तरह से इसका न्यूट्रिशन होता है। तो एक तो एमीबा में आप देखें कौन सा होता है, ये बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें कि एक पार्टिकल 2 पार्ट में, बाय का मतलब 2 होता है, 2 पार्ट में अगर वो डिवाइड हो जाए। मल्टीपल फिजन की बात करें तो वो किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में होता है। तो रीजनरेशन हाइड्रा या प्लेनेरिया में होता है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको बना करके, एग्जाम्पल आपके सामने याद होना चाहिए। बडिंग हाइड्रा के अंदर होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बेटा इस पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मे बी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हो। तो मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस by their vegetative parts,
अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के, आपने पढ़ा है, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो अगर इन सब का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। 2 तरह के देखिए होते हैं। अब ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएँगे, उसका आप अच्छे से एक्सप्लेन करके जवाब दे पाएँगे। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जो हमारे नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे शुगर केन है या ब्रायोफाइलम है, या हम घर में देखते हैं वो पोटैटो, ये इन सब का जो प्रोपेगेशन है, जो कि पोटैटो आपको मालूम है, देखने में तो ये रूट लगता है, बट ये स्टेम होता है। तो इन सब का जो प्रोपेगेशन है, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि टिश्यू कल्चर क्या होते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होते हैं? जहाँ पे जो कोई ऐसा प्लांट है जो इंडेंजर्ड होता है, जो खत्म होने के कगार पे होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? याद है वो एग्ज़ाम्पल, 3 पेट्री डिश रखते हैं। एक में उसका स्टेम ग्रो करते हैं, दूसरे में उसका रूट ग्रो करते हैं, तीसरे में उसका लीफ ग्रो करते हैं, और इस तरह से हम पूरा प्लांट, एक टिश्यू से हम कई-कई प्लांट बना लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर है ये। तो इन दोनों का आपको ख्याल रखना है। देखिए, इम्पोर्टेंस भी पूछा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो इसे भी ध्यान में रखना है। मैं पढ़ देता हूँ कि प्लांट्स आर जनरली जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पेरेंट के सिमिलर ही होते हैं सारे प्लांट। ऐसे भी आपको मालूम है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिमिलरिटी सेम होती है। Plants which have lost the ability to produce viable seeds can also reproduce by vegetative propagation. मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे भी प्लांट जिनके सीड्स में अब कैपेसिटी नहीं है कि वो और भी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम टिश्यू कल्चर से, टिश्यू निकाल करके टिश्यू कल्चर से हम जितना चाहें उतना प्लांट बना सकते हैं। All plants can bear flowers and fruits earlier. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक खासियत होती है कि जो इस प्रोपेगेशन से जो प्लांट उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें फ्रूट्स और फ्लावर बहुत जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है ना, और हमने देखा भी है कि हर एक फ्रूट्स के आने का अपना-अपना टाइम होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। अभी आपने देखा ना, जो एप्पल्स वगैरह हैं, पहले वो सीड के साथ, यानी उसमें सीड हुआ करते थे, अब सीडलेस एप्पल आते हैं। तो सीडलेस वैरायटी भी जो प्रोड्यूस होते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ-साथ आपने देखा है, रोज़ में वैराइटीज़ होती हैं अलग-अलग रोज़ की। तो पहले रोज़ कहने का मतलब सिर्फ़ होता था कि वो रेड कलर का रेड रोज़ होता था। लेकिन अब अलग-अलग वैराइटीज़ होती हैं, और वो वैराइटीज़ भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही होती हैं, शुगरकेन हो या ग्रेप्स हो। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके, इम्पोर्टेंस है। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं वहीं जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। आप उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, आप बाद में कर लेना, और देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल? भाई, वेरिएशन अगर होंगे तभी तो वो सरवाइव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग-अलग जगहों के अलग-अलग एडॉप्टेशन होते हैं, अलग-अलग कंडीशन होते हैं, तो हमें उस कंडीशन के साथ एडजस्ट होने के लिए हमारे शरीर में वेरिएशन भी होना चाहिए।
एडवांटेज अभी-अभी मैंने आपको बताया। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? डिफरेंशिएट करना है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपिंग मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स। देखिए, डीएनए कॉपिंग मैंने क्लास में आपको बताया है कि डीएनए क्या होता है, जो जीन्स होते हैं, जीन्स मदर से भी आते हैं, फादर से भी आते हैं। इसका मतलब डीएनए दोनों तरफ से आते हैं। तो जो दोनों तरफ के डीएनए ऑफस्प्रिंग में ज्वाइन होते हैं, वो डीएनए कॉपिंग है। कॉपी का मतलब समझते हैं ना? यानी मदर और फादर से दोनों की कॉपी, दोनों की डीएनए ऑफस्प्रिंग में चली गई। तो कॉपी में क्या होता है, कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी वैरायटी होती है। यानी कि बच्चे का कैरेक्टर, ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर माँ-बाप के बिल्कुल रिज़ेम्बल नहीं करता, यानी बिल्कुल सारा कुछ सही नहीं होता। वो सारा कुछ सही क्यों नहीं होता सही? क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, वेरिएशंस हो जाती हैं, कई सारे कारणों से, जिसके कारण कि उसके डीएनए थोड़े माँ-बाप से अलग हो जाते हैं। ओके? ब्रायोफाइलम, ये पूछा है आपसे कि नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम। कौन सा होता है बेटा ब्रायोफाइलम में? अभी भी बताया था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ब्रायोफाइलम में कौन से पार्ट से होता है? लीव से। लीव से होता है। वेरी गुड। तो इस तरह से बेटा इनको ख्याल रखना है इनका। अब एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ये भी क्वेश्चन 23 एक बार आप देखें। ये सारे 5 नहीं सॉरी, ये तो आंसर की है। अब आगे आ जाते हैं। एक यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, इनके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, सामने लिखा हुआ भी है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? देखो, एक फ्लावर वो है, जैसे हिबिस्कस का जो आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर मेल भी है, फीमेल भी है। एंथर, स्टिग्मा, स्टेमन सब आपने देखा उसमें। जिसमें दोनों ही चीजें हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, वो बाइसेक्सुअल है। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं कि जिसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है ना? दोनों चीजें। तो अब दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने कि पपाया के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होता है। वाटरमेलन का जो है वो भी यूनिसेक्सुअल होता है। लेकिन हिबिस्कस हो या मस्टर्ड ऑयल हो, ये यूनिसेक्सुअल नहीं होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। ओके, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं इस डायग्राम पे। मैंने क्लास में भी हमेशा कहा है आपको कि ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से आपको करना है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन प्लांट से आने हैं और में करके एक एनिमल से आने हैं। यानी दोनों में चॉइस है। और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस फ्लावर को अच्छे से इसका डायग्राम आप बना करके कौन-सा अ, इसका पार्ट्स कहाँ पे है, इसको बड़े ध्यान से आपको लिखना है। अब इसमें आपके अलग-अलग जैसे स्टिग्मा, स्टिग्मा के और स्टाइल है और ओवरी है, ये तीनों पिस्टल के पार्ट में आ जाते हैं। इसी तरह एंथर और फिलामेंट है, स्टैमेन में आ जाते हैं। अब आपको मालूम है कि कौन-सा इसमें मेल है, कौन फीमेल है। पेटल्स का काम जो होता है वो इसको अच्छा अ, ब्यूटीफुल बनाना होता है फ्लावर को, ताकि बाहर से जो इंसेक्ट हैं वो इंटरेक्ट कर सकें, आ सकें, तब ना पॉलिनेशन होगा।
और सेपल्स का काम होता है कि इसके जो बॉटम पार्ट है उसको अच्छे से सुरक्षित रखना, एकजुट रखना, बांध के रखना। तो ये सारे जो फंक्शन है वो आपको बेटा करने होंगे, सबके फंक्शन लिखने होंगे। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन आपने क्या पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा, एंथर कहाँ है? ये एंथर है ना? यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन जो सेल होते हैं वो होते हैं। ये ब्रस्ट होने के बाद यहाँ से ट्रांसफर स्टिग्मा में हो जाते हैं। स्टिग्मा से स्टाइल में होते हुए और कहाँ पहुंच जाते हैं? ओवरी में पहुंच जाते हैं। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल फीमेल मिलते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। वही जाइगोट बड़ा होता है, एनलार्ज होता है, सीड्स बनता है, प्लांट बनते हैं। इस तरह से फिर इसमें प्रोग्रेशन। अब ये सेल्फ और क्रॉस क्या होते हैं? अगर एक ही प्लांट के स्टेमेन से और स्टिग्मा तक अगर जा रहा है पोलन ग्रेन्स तो वो सेल्फ है। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, इन सब की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो एक तो आपको मालूम है कि सेकेंडरी जो कैरेक्टर होते हैं वो किस तरह से मेल और फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी चेंज होते हैं। तो जो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं ये आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज इसमें याद रखना है कि टेस्टिस का क्या काम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ और डायग्राम मेरे ख्याल से मेल रिप्रोडक्टिव का नहीं है मेरे इस पीडीएफ में। आप अपने बुक में देख सकते हैं और वहां से टेस्टिस का देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं अभी बोल रहा हूँ। टेस्टिस सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। टेस्टिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी रिलेटेड है और a pair of testes is located inside scrotum which is present outside the abdominal cavity। और स्क्रोटम में मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनना ध्यान से। स्क्रोटम में पूरे बॉडी टेम्परेचर के रिलेटिवली अगर हम देखें तो स्क्रोटम में 2 डिग्री सेल्सियस दो क्यों कम होता है भाई? इसलिए कम होता है क्योंकि वो स्पर्म को, टेस्टिस से जो स्पर्म जनरेट होते हैं तो स्पर्म को सिक्योर करने के लिए, जिंदा रखने के लिए वहां पे टेम्परेचर कम की रिक्वायर। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन सेक्रेट होता है। तो आपने देखा टेस्टिस का फंक्शन क्या है? रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग चेंजेस एट पुबर्टी। वासा डिफरेंसा वही होता है जो टेस्टिस को कनेक्ट करके, ध्यान से सुन लेना ये भी, वासा डिफरेंसा क्या होता है? जो टेस्टिस को कनेक्ट करता है कहाँ से तक। और अगर इसी को अगर कट कर दिया जाता है वासा डिफरेंसा को, तो कट करने के बाद फिर जो अभी लास्ट में इस चैप्टर के पढ़ेंगे ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहां पे ये आपके काम आएंगे। इसी को हम ओविडक्ट वसा डिफरेंसा को कट कर देते हैं तो क्या होता है? स्पर्म नहीं जा पाता है। स्पर्म नहीं जा पाता है तो इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में ये काम आता है। इसमें एक पार्ट और भी है यूरेथ्रा,
और यूरेथ्रा का काम क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए, और आउटर कवरिंग होता है ये पेनिस का। अब आ जाते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सबको आवाज मिल रही है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं? बेटा आवाज सबको मिल रही है? यस सर। ओके। अब देखें, अगर आप लोग को बीच में कोई सवाल करना हो तो कर सकते हो, या मैंने आपको कहा था कि आप व्हाट्सएप कर दो मेरे को टॉपिक्स। बीच में बोलने से अच्छा है कि आप मुझे जो भी टॉपिक्स आपको समझने हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। उन टॉपिक्स को मैं कल पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा ना, एक प्लांट के फिजियोलॉजी से और दूसरा इसके फिजियोलॉजी से आना ही आना है। तो फिर इसमें किसी प्रकार का आपको डिले नहीं करना है। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, ये ओवरी है, दोनों साइड में होते हैं, जहाँ पे कि ओवा की फॉर्मेशन होती है। जैसे स्पर्म टेस्टिस में बनता है, वैसे ही ओवरी में ओवा बनता है। यहाँ से ये ओविडक्ट से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, इस पार्ट पे पहुंच जाता है। चाहे वो इधर से आए या इधर से आए, बात तो एक ही है, दोनों साइड में ओवरी है। अच्छा, स्पर्म जब एंटर होता है यहाँ पे, तो इसी पोजीशन पे स्पर्म और ओवा दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, और तब जाकर के यहाँ पे फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, और तब यहाँ पे 9 मंथ तक बच्चा इसी पोजीशन पे यहीं पे सरवाइव करता है, और तब वो एक्सट्रैक्ट आउट होता है। अब अगर हम देखें तो ओवरीज, ओवरीज का क्या काम है, तो ओवरीज प्रोड्यूस ओवम। अभी बताया मैंने आपको कि व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovary. एक ओवरी से एक एग हमेशा प्यूबर्टी के बाद प्रोड्यूस होता है, नहीं होते, एक ही होते हैं, ठीक है ना? और वो जब अभी मैंने समझाया आपको, जब वो स्पर्म से मिलते हैं, तब जाकर के वो फर्टिलाइजेशन का काम होता है। इस एक को ले जाने का काम कौन करता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब करता है। अभी अभी डायग्राम आपको दिखाया था मैंने। और फिर उसी की तरह जैसे टेस्टिस में मैंने अभी आपको कहा कि बर्थ कंट्रोल का सर्जिकल मेथड है कि आप वास डिफरेंसा को कट कर दो तो स्पर्म नहीं जाएगा। तो फीमेल में क्या करते हैं, ओविडक्ट को कट कर दो, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दो, तो एग नहीं जाएगा। एग नहीं जाएगा तो फिर किसी तरह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। यूटेरस, the two oviduct unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. Uterus opens into the vagina through the cervix. यस, तो अब हम लोग आ जाते हैं, कहाँ थे हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म फिर आ गया बेटा, देखो इसको जरा, प्लेसेंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, और आपको मैं कहता हूं कि सिर्फ आप खाना पूर्ति नहीं करो, कोई जरूरत नहीं है कि आप अभी ऑनलाइन आकर के आप मेरी बातें सुनो। अगर आप समझ सकते हो तभी ऑनलाइन आओ। देखो, प्लेसेंटा
प्लेसेंटा कौन सा पार्ट होता है? अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना कि 9 मंथ तक जायगोट यहीं रहता है। एक पार्ट मैंने मदर बॉम्ब में बताया था आपको। तो प्लेसेंटा वो पार्ट होता है। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लेसेंटा हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से करना है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एम्ब्रियो मदर के ब्लड से, अब चाइल्ड को आपको मालूम है ना, चाइल्ड को कहाँ से मिलेगा फूड, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो मदर्स के ब्लड से न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। दिस इज अ डिस्क which is embedded in the uterine wall. It contain villi on the embryo side. villi स्ट्रक्चर देखा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। On the mother side are blood spaces which surround the villi. This provide a large surface area. अभी बताया मैंने आपको। और अब इसका काम क्या क्या होता है देखो। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करना। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। द डेवलपिंग एम्ब्रियो जनरेट वेस्ट सबस्टांस विच आर रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड। तो वेस्ट भी, ऑक्सीजन भी, ग्लूकोज भी, ये सारे काम कहाँ से होते हैं? प्लेसेंटा से होते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको देखना है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए अभी आपने देखा कि एग ट्रांसफर होते हैं। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो स्पर्म उसे नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है फिर? एक ब्रस्ट आउट हो जाता है। जो लाइनिंग है बिकम्स थिक एंड स्पंजी एंड दिस वुड रिक्वायर टू नर्सिंग द एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गया, स्पर्म एंड ओवा मिल गए, तब तो वहां पे फिर वो कार्रवाई शुरू हो जाती है जाइगोट फॉर्मेशन की। अगर उसे स्पर्म नहीं मिला तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो लाइनिंग यूटेरस की डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें ब्लड और म्यूकस भी होते हैं, और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये बेटा इम्पोर्टेंट टर्म है। और अब मेनार्क एंड मेनोपॉज की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया था एसटीडी, इन सब का आपको ख्याल रखना है। एग्जाम्पल एसटीडी का गनोरिया है, सिफिलिस है, एचआईवी एड्स है, ये वायरस से होता है, बाकी ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये अब याद रखना है आपको। एग्जाम्पल में 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछे जा सकते हैं। और अभी अभी मैंने बर्थ कंट्रोल मेथड बताया आपको। एक मेथड बताया था सर्जिकल मेथड। दूसरा होता है क्या कि अगर आप कंडम वगैरह जो लोग यूज करते हैं वो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, मैकेनिकल मेथड कहते हैं। केमिकल मेथड में क्या होता है? जो पिल्स वगैरह, दवाई वगैरह जो यूज करते हैं वो केमिकल मेथड्स हैं। और एक आईयूसीडी होता है। सर्जिकल मेथड मैंने आपको दोनों बता दिया, वैसेक्टोमी भी बताया और ट्यूबेक्टोमी भी बता दिया। तो फिलहाल इसमें इतना ही आपको करना है। अब आ जाते हैं हम अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में कहाँ गए भैया वो? हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। अब इसमें कुछ एक बातें तो आपको ध्यान रखनी ही है। और ऊपर ही लिखा है अकर्स ड्यू टू, जो वेरिएशंस होते हैं सब में। तो वेरिएशंस क्यों आते हैं? एक तो वेरिएशन जो है वो काफी कम होते हैं। दूसरी बात
जो डीएनए कॉपिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, डीएनए कॉपिंग अगर उसमें किसी प्रकार की इनएक्यूरेसी होती है तो भी चेंजेज आते हैं। वेरिएशन कई में लार्ज होते हैं, किस में लार्ज होते हैं भाई? असेक्सुअल और सेक्सुअल की बात हो रही है कि असेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है। तो सेक्सुअल में वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, मदर और फादर के दोनों के मिक्स होते हैं, तो वेरिएशंस भी इसमें आते हैं। लेकिन हमें ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना है थोड़ा आगे। ये देखो, हेरेडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। वेरिएशन अभी बताया, जो स्मॉल चेंजेस होते हैं जीन्स वगैरह में, वेरिएशंस हैं। ट्रेट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म के जो अपने फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसमें खूबियां हैं या बुराइयां हैं, वो ट्रेट्स होती हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स दो होते हैं। डोमिनेंट जो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और रिसेसिव जो अपना इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो रिसेसिव है। अब देखें इसमें इतना डीपली नहीं जाना है आपको, बस अब आ जाते हैं। हाँ, जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था बेटा? इसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। गार्डन पी, फिर से यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। गार्डन पी, पी प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम होता है पीसम सैटिवम। याद रखना है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो जॉन मेंडल जो थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, और उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया था। अब जरा यहाँ पे देखो आप, तो कुछ क्वेश्चन भी अराइज हो जाते हैं कि भाई मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था। आप लोग के पास कॉपी बुक होगा, तो कॉपी पेन वगैरह, और नहीं तो जैसे भी आप करते हैं, तो ये 4 कैरेक्टर आप याद रखेंगे कि भाई एक तो एवेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, साफ साफ पता लगता है ना कि भाई इसमें राउंड भी है, रिंकल्ड भी है, कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें साफ साफ दिखते हैं। पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है, यानी ज्यादा दिन तक तो नहीं जिंदा होते हम लोगों की तरह, तो लाइफ स्पैन छोटा होता है, तो उसके जन्म से लेकर के और लास्ट तक की स्टडी करना थोड़ा आसान है। नॉर्मली अलाउड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर होते हैं, और इसमें कई लार्ज नंबर ऑफ सीड जब प्रोड्यूस होते हैं, तो वेरिएशन कई सारे हो सकती हैं, उसकी स्टडी करना हमें आसान होता है। ये तो 4 रीजन है जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। अब यहाँ आ जाते हैं, देखो आपके 5 नंबर के, पहले मैं ये देखूं चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 9। चैप्टर नंबर 9, एक बार चेक करूं कितने का है। चैप्टर नंबर 9 बेटा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस बार के लिए कह रहा हूं, काफी ध्यान से करने हैं, कई बार मैंने क्लास में करवाए हैं आपको। मोनोहाइब्राइड क्रॉस, जब, हालांकि इसमें थोड़ा स्पष्ट, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। देखो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, 2 प्लांट हैं। जो टॉल प्लांट है, यहाँ पे आप देख रहे हो टी और टी, इसका ये जीन्स है। एक डोमिनेंट है, जो बड़े वाला होता है डोमिनेंट होता है, दूसरा जो है वो रिसेसिव है। और यहाँ पे ड्वार्फ में आप देख रहे हो कि दोनों स्मॉल टी है। अब दोनों में कैसे आप F1 जनरेशन करवाओगे? F1 जनरेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहले गैमेट अलग अलग होता है। ये देखो, एक टी बन गया,
और ये जो आप यहाँ देख रहे हो, थोड़ी यहाँ पे पीडीएफ में गलती कर दी है मैंने, ये स्मॉल टी नहीं है बल्कि ये कैपिटल टी ही है। तब आप देख रहे हो यहाँ पे एक टी है, एक यहाँ से दूसरा यहाँ टी है, दोनों कैपिटल है और यहाँ से दोनों स्मॉल है। जब इनमें क्रॉस होगा तो क्या होगा, एक इधर से टी, एक इधर से टी, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि 4 के 4 जो जनरेशन में बनेंगे जीन्स, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होंगे, यानी कि सारे हाइब्रिड टॉल प्लांट्स होंगे। हाइब्रिड क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें डोमिनेंट भी मिला हुआ है और रिसेसिव भी मिला हुआ है। अब फिर से देखो, अब क्या होता है, ये जो दोनों एक ही टाइप के 2 सीड्स और ले लिए हमने और इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, फिर से इनका पॉलिनेशन करवा दिया, तो फिर से करवाएंगे तो क्या होगा, दोनों का गैमेट फिर अलग होगा, टी अलग होगा, इसका टी अलग होगा और फिर देखो आप यहाँ क्या हो गया, ये इसका टी यहाँ, इस तरह से बनाने हैं आपको, स्मॉल टी यहाँ आ गया और इधर वाले का कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर। अब आप देखो गैमेट्स की फॉर्मेशन यूं हो गई। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, एक तो प्योर टॉल है, एक प्योर डॉर्फ है और 2 तो टॉल हैं, लेकिन ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें दोनों जीन्स मिले हुए हैं। तो अब आप देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से यहाँ पे। अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो पूछते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो में क्या कहते हैं, 3:1। 3:1 का मतलब है कि भाई 3 तो वो है टॉल हैं, 3 तो टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, तो 3:1 हो गया। लेकिन जब हम जीन्स देखेंगे ना, तो जीन्स इसमें 3 टाइप के हैं। एक तो ये एक सिंगल है, एक ये सिंगल है और एक ये दोनों आपस में 2 हैं, जो एक जैसे हैं। तो 1:2:1। फिर से देखना, 1:2:1। तो इस तरह से हम रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा मोनोहाइब्रिड तो कम से कम आप लोग अच्छे से कर ही लेंगे और मैं आपको बताऊं कि जो 36 37 क्वेश्चन है, जहाँ पे कि ये केस स्टडी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसकी भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। यहाँ भी कुछ नहीं होता है, देखो डाइहाइब्रिड का मतलब है कि 2 कैरेक्टर आ गए, एक राउंड आ गया, एक येलो आ गया, दूसरा रिंग, ये रिंकल्ड है और येलो है और ये राउंड है और ग्रीन है। अब देखो दोनों से एक एक जीन्स बाहर आ गया तो गैमेट्स बन गया और गैमेट्स बनने के बाद पहले क्या होगा, ये आपस में भिड़ेंगे जैसे अभी मैंने बॉक्स बना के ऊपर दिखाया था। तो जब आपस में भिड़ेंगे तो ये हमारा एक नया क्या बन जाएगा, F1 जनरेशन का जीन्स बन जाएगा। अब इसका फिर से हम यहाँ पे देखो कर दिया हमने F1 जनरेशन और तब हमारे पास 16 ऐसे मिल गए। देखो चूंकि यहाँ पे डबल कैरेक्टर है, डाइहाइब्रिड है, तो 16 हमें मिल गए और 16 में देखो हम यहाँ पे निकालते हैं कि फेनोटाइपिक रेशियो कितने होंगे। तो भाई राउंड येलो 9 हो गए, गिन लो 9 होंगे, इसमें तो 9 लिखे हुए हैं। राउंड ग्रीन 3 लिखे हुए हैं क्योंकि 3 होंगे इसमें। तो ये हम जो निकालते हैं रेशियो, ये इसका फेनोटाइपिक रेशियो है। और जब हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो इसके जीन्स के बेसिस पे, जैसे एक ये हमें देखें तो इसके बेस पे कितने हैं भाई, ये हमें दिख रहा है कि एक ही है, एक ही है। तो इस तरह से हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी बात अब क्या करनी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बात मैंने आपको बताई थी और आप फिर से रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 जो होते हैं वो तो हमारे अलग-अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो 2 क्रोमोसोम यानी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विशन यही करते हैं। फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो जब इन दोनों का हम F1 जनरेशन निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि दोनों में
50% एबिलिटी होती है कि 50% जो आने वाला चाइल्ड है वो मेल हो सकता है या 50% वो फीमेल हो सकता है। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन करना इम्पॉसिबल काम है। आराम से ये डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है और बाकी जो दूसरे मेथड हैं वो करने के लिए अब इलीगल हो चुके हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। तो ये 2 चैप्टर आपको मैंने अभी करवाए हैं और फिर और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको शाम की क्लास में वापिस करवाऊँगा। लेकिन जितने भी चैप्टर हो रहे हैं, इनको आप बार-बार देखें और बार-बार इनको आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप जितना करेंगे उतना ही होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है ना? तब तक के लिए गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। तो चले भी जाओ सारे।